हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ब्रीडिंग। तो चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग हो, मॉलिक्यूलर आपका एनिमल ब्रीडिंग हो, तो यही आपके कंसेप्ट्स उसके अंदर आते हैं। तो ये लिंक्ड है आपका, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इस बार सीएसआर नेट के पेपर के अंदर। और ये वो टॉपिक है कि बच्चे पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि बुक्स ही नहीं है इससे रिलेटेड। तो जो बुक है बीडी सिंह, तो उसमें भी ये कॉम्प्लिकेटेड मैनर में दे रखा है, और बाकी के बुक्स के अंदर तो ये है ही नहीं, ठीक है, जिसके अंदर इजी एक्सप्लेनेशन हो। तो ऐसे कोई भी बुक्स नहीं है, और ना ही इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी है आपके यूट्यूब के अंदर या फिर इंटरनेट के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने खुद दिमाग लगा के जो है बेसिक से ये पार्ट मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर, और कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझेंगे। इससे रिलेटेड फिर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सीएसआर नेट, गेट, डीबीटी, आईसीएमआर में तो अभी आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने पार्ट सी के अंदर। तो उसके अंदर भी ये दे रखा है, बॉटनी के अंदर भी दे रखा है आपको। तो प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग दोनों के अंदर है, बॉटनी जूलॉजी के अंदर। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो लेक्चर है स्टार्टिंग टू एंड देखो विदाउट स्किप किए हुए, और इससे रिलेटेड फिर अगले जो कंसेप्ट आएंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये सारा जो है प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, ये इंटरलिंक्ड है। ये तो हम फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग का। फिर इसके बाद में इंट्रोग्रेशन आएगा, मैपिंग पॉपुलेशन आएगा, F2 F3 डिराइव्ड पॉपुलेशन, फिर आपका RIL। तो बहुत सारे अलग अलग मैपिंग पॉपुलेशन भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो समझने के लिए आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। तो ये लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखना, वरना आपको बाकी के जो लेक्चर्स हो गए अपकमिंग वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट होगा कि अपना जो यूट्यूब चैनल है मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी टाइप का अलग अलग लेक्चर जो है बेहतरीन वाले में आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप कर लो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने YouTube चैनल पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शॉर्टी 1.0 बैच लॉन्च किए हुए अभी लगभग 1.5-2 साल हो जाएगा, और इसके अंदर मैं रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहा हूँ मेरा इन ओनली एंड ओनली 999 रुपीज, ठीक है। और यही कोर्स मेरा इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज टेक्स्टबुक.com पे भी पिछले साल सेल हो रहा था, लेकिन मैंने वो अभी प्रोग्राम विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अभी अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा ओनली एंड ओनली 999 रुपीज। ये रिकॉर्डेड कोर्स होने वाला है, पूरे 6 महीने के लिए आपको इसका वैलिडिटी मिलेगा। और डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप का आपका लिंक खुल जाएगा अपना वाला। इसके अंदर एंटर रिफंड गारंटी भी दिया है, तो अगर 7 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो पूरा एंटर रिफंड उसी दिन में आपको दे दूंगा। कोई भी डाउट हो तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप हमको कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स हुए रिगार्डिंग कोर्स तो मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते रहता हूँ। डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 1000 रुपीज से आपका सीएसआर नेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, जो कि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या टाइप से मैं पढ़ाता हूँ और कैसा कंटेंट आपको मिलता है। तो अगर आप बहुत ही सीरियस है फ्यूचर के लिए, तो ये 1000 रुपीज आपका पूरा लाइफ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही बेसिक से हम समझेंगे, ठीक है। QTL ये है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। ये एक ऐसा रीजन है क्रोमोसोम के ऊपर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट। ये पूरे लेक्चर के अंदर हम क्वांटिटेटिव ट्रेट को क्या मानने वाले हैं, साइज ऑफ एप्पल, इससे हम समझेंगे, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव ट्रेट हमने लिया है। क्वांटिटेटिव ट्रेट मतलब जो ट्रेट हम मेजर कर सके। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप पढ़ते हो कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, तो 3 जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनता है। अगर आपने 11-12 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई है, और इसके अगर क्रॉस देखे होगे तो उसमें भी हमने देखा है। तो ऐसे ट्रेट जो कि हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। और यही क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है ये एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए माने जाते हैं। एग्रोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि यील्ड हो गया, मिल्क यील्ड इन द केस ऑफ काऊ, साइज ऑफ एप्पल हो गया, साइज ऑफ फ्रूट्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की यूजुअली हम स्टडी करते हैं इन क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसके अंदर साइज ऑफ एप्पल जो है एग्जांपल मैंने दे रखा है ऑफ आवर क्वांटिटेटिव ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। एप्पल आपके बिग साइज के भी हो सकते हैं और स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि अगर आप मार्केट में एप्पल बेचने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर होगा वो भी बड़े एप्पल मांगेगा, ठीक है। स्मॉल एप्पल तो कोई लेने नहीं वाला।
अनलेस एंड अनटिल आप बहुत सारे स्मॉल एप्पल दे दो उनको 10-20 रुपए में, ठीक है। सबकी डिमांड तो यही होगी कि बिग साइज के एप्पल दो। और फिर प्लांट जो ब्रीडर होगा आपका वो भी यही चाहेगा, जो आपका फार्मर होगा वो भी यही चाहेगा कि मुझे हर बार क्रॉसिंग के बाद बड़े साइज के एप्पल ही मिले, मुझे स्मॉल साइज के एप्पल नहीं चाहिए। तो हर एक को ये डिमांड रहता है, ठीक है। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि हर एक क्रॉस के बाद मुझे बिग साइज एप्पल मिलना चाहिए, तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम अभी बेसिक से समझेंगे। मान के चलो आपका क्वांटिटेटिव ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन दिस केस बिग साइज ऑफ एप्पल या फिर साइज ऑफ एप्पल। उसके अंदर आपका एप्पल बिग साइज का भी हो सकता है या स्मॉल साइज का भी हो सकता है। कंसिडर करके चलो कि बिग साइज के एप्पल के लिए 2 जीन्स इन्वॉल्व है, बी जीन जिसके 2 अलील से, कैपिटल बी अलील जो कि डोमिनेंट है एंड रिसेसिव अलील दैट इज स्मॉल बी। और कंसीडर करके चलो कि ये जो अलील से दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, हमने ये रैंडमली लिया है, ठीक है। वैसे ही दूसरा जीन है कैपिटल डी जीन, इसके भी 2 अलील से, कैपिटल डी और स्मॉल डी। और मान के चलो ये 2 अलील से दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2। स्मॉल एप्पल के लिए हम ये समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल बी के वजह से और स्मॉल डी की वजह से स्मॉल एप्पल मिलेगा, और कैपिटल बी की वजह से और कैपिटल डी की वजह से बिग एप्पल मिलेगा, ठीक है। तो ये हम स्टोरी की तरह समझेंगे इसको, क्योंकि ये एक ही तरीका है ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ये बहुत ही अलग दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम आराम से चीजें समझेंगे और देखना कि ये कितने आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पेरेंट्स ले लिए, P1 एंड P2। दिस इज पेरेंट नंबर 1। आप ये देख सकते हैं कि ये बड़े साइज का एप्पल है, वेराज P2 जो है स्मॉल साइज का एप्पल। ये भी आपका कैसा है, डिप्लॉयड, और प्लांट डिप्लॉयड ही होगा आपका। फिर ये अगेन P1 जो है ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया था कि कैपिटल बी जीन क्रोमोसोम 1 पे है और कैपिटल डी जीन क्रोमोसोम 2 पे है। तो अभी अगर ये डिप्लॉयड है तो जाहिर सी बात है इसके पास क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये भी 2 हो गए, एक मदर वाला कॉपी और एक फादर वाला कॉपी। और अगर मैं बोल रहा हूं कि क्रोमोसोम 1 पे कैपिटल बी का अलील है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम 1 पे बी का जीन है, तो यहाँ पे बिग साइज के लिए हमने जीनोटाइप कौन सा लिया था, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी ये जीनोटाइप लिया था। और स्मॉल साइज के लिए है कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल डी, ठीक है। और हमने ये कंसीडर किया था कि बी जीन क्रोमोसोम 1 पे है और डी जीन क्रोमोसोम 2 पे है। तो अगर हम मदर के कॉपी की बात करें, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर, उसके ऊपर भी मैंने क्या दिखा है, कैपिटल बी जीन। और आपका जो फादर वाला क्रोमोसोम नंबर 1 होगा उस पे भी इस तरीके से कैपिटल बी का अलील दिखा रखा है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे मैंने कैपिटल डी का अलील देख रखा है, और क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ फादर उसके ऊपर भी मैंने कैपिटल डी का अलील दे रखा है, ठीक है। अगेन स्मॉल साइज एप्पल वाला जो प्लांट है वो भी डिप्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 1 कितने होंगे, 2। एक होगा मदर वाला कॉपी और दूसरा होगा फादर वाला कॉपी। और स्मॉल बी है तो वो आपका मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे स्मॉल बी, क्रोमोसोम नंबर 1 पे स्मॉल बी। सिमिलरली जो आपका क्रोमोसोम नंबर 2 है उस पे हमने बात किया था कि डी जीन प्रेजेंट होता है, और अगर हम स्मॉल साइज की बात करें तो उसके ऊपर रेसेसिव वाला स्मॉल डी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ मदर हैज दिस स्मॉल डी अलील एंड क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ फादर हैज दिस स्मॉल डी अलील, ठीक है। तो ये आपका होता है इसके अंदर। इसके बाद जाहिर सी बात है कि P1 P2 इसका क्रॉसिंग करने के बाद हमको F1 मिलता है। हमको क्या मिलता है, F1। जैसे आप मेंडल के केस में पढ़ते थे कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, और F1 में आपको मिलता था कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हाइब्रिड था। वैसे ही आपको हाइब्रिड एप्पल मिलेगा, F1 में हाइब्रिड एप्पल मिलेगा। P1 आपका बड़ा एप्पल था, P2 आपका छोटा एप्पल था। दोनों एप्पल का अगर मैं क्रॉसिंग कराऊं तो हाइब्रिड मिलेगा। हाइब्रिड में कौन सा साइज मिलेगा, मीडियम साइज, ठीक है। और इसका फिर जीनोटाइप कैसे हो जाएगा, इसके अंदर अभी जो गैमेट्स बनते होंगे वो अलग अलग बनेंगे, ठीक है। फिर कोई एक पार्ट आएगा आपके यहां से, मान के चलो
मेरा गैमेट कुछ इस प्रकार बना कि मदर का कैपिटल बी आ गया मेरे पास, ठीक है, और स्मॉल बी आया होगा मान के चलो फादर से। तो ये मान के चलो ये मदर वाला है और ये है फादर वाला, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हम रैंडमली कंसिडर कर सकते हैं कि मदर से कैपिटल डी आया है और फादर से आपका स्मॉल डी आया है, ठीक है। इस तरीके से जब मेरे गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, F1 हाइब्रिड, ठीक है। समझ में आया कैसे आए। फिर F1 हाइब्रिड में कैसा जीनोटाइप होगा मेरा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, यही होगा। अभी हम जब मिंडेल वाला क्रॉस करते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलते थे, टॉल। तो वहां पे तो मीडियम साइज बोलना चाहिए था आपने, वो क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि वहां पे हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते थे, यहाँ पे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो आपका कैपिटल बी भी कुछ पार्ट आपका कंट्रीब्यूट करेगा, स्मॉल बी भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल डी भी कंट्रीब्यूट करेगा, स्मॉल डी भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि हम आगे भी देखने वाले हैं और आप ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो हर एक अलील जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव जीन्स। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल गया कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा, ठीक है। बाय QTL मैपिंग वी कैन डिटरमाइन how many genes are responsible for quantitative trait of interest, for example size of apple in this case, and if homozygous dominant that is capital B capital B capital D capital D, अगर 3 जीन्स हो गए तो कैपिटल E भी ले लेंगे, यहाँ पे हमने 2 लिए तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 की बात करेंगे। फॉर बिग साइज और homozygous recessive whether it is capital B sorry small b small d etc for small size। तो हमको तो ये मान के चलो कि अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मुझे ये पता है कि मैंने 2 जीन्स दे रखे आपको, क्रोमोसोम 1 पे बी वाला जीन है और क्रोमोसोम 2 पे डी वाला जीन है। लेकिन आपको अगर मान के चलो एक अलग ही प्लांट स्पीशीज का स्टडी करना है तो उसके अंदर आपको तो नहीं पता कि कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपको चाहिए यील्ड, बहुत बड़ा साइज का मैंगो चाहिए आपको, तो आपको तो नहीं पता कि जो बिग साइज वाला जीन है वो कहाँ पे है। यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम 1 पे कैपिटल बी जीन होगा और क्रोमोसोम 2 पे आपका डी वाला जीन होगा। तो QTL मैपिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर साइज ऑफ एप्पल की हम बात करें तो पूरे जीनोम के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे तो साइज ऑफ एप्पल के कितने जीन्स होंगे वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर के अंदर 3 जीन्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही हम पता कर सकते हैं कि साइज ऑफ एप्पल इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज उसके लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो हम पता कर सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं कि भाई फिर बिग साइज एप्पल आपको डोमिनेंट जीन्स की वजह से मिल रहा है या रिसेसिव की वजह से मिल रहा है, जो कि हमने समझने के लिए यहाँ पे लिया था कैपिटल बी और कैपिटल डी की वजह से बिग साइज मिलता है, स्मॉल डी की वजह से छोटा साइज मिलता है। ये तो हमने समझने के लिए कंसिडर किया खुद से। उल्टा भी हो सकता है, रिसेसिव की वजह से भी बड़ा साइज मिल सकता है, ठीक है। तो एक क्वांटिटेटिव ट्रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट जो है, मान के चलो साइज ऑफ एप्पल है इन दिस केस, तो वो बड़ा साइज मिलने के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है और वो जीन्स के अलील डोमिनेंट होने चाहिए या रिसेसिव होने चाहिए टू गिव बिग साइज, ये हम पता कर सकते हैं बाय क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई मैपिंग। इसके साथ साथ वो अगर 3 जीन्स प्रेजेंट है या 2 जीन्स प्रेजेंट है फॉर साइज ऑफ एप्पल, तो वो 2 जीन जो है वो कौन से लोसाई या पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑन विच क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो अगर 2 जीन्स है बी एंड डी, तो ये बी और डी जीन्स कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है और कहां पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली, ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहां पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको मैंने बोल दिया कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे बी जीन है और क्रोमोसोम नंबर 2 पे डी जीन है। कैपिटल बी और कैपिटल डी दोनों चाहिए बड़े साइज के एप्पल के लिए,
ये मैंने खुद से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, लेकिन आप अगर नया नया स्टडी कर रहे हो, आपको नया फल मिल रहा है, आप उसकी ब्रीडिंग करवाना चाहते हो, तो ये आपको नॉलेज नहीं होगा। तो क्यूटीएल मैपिंग से मुझे ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज साइज ऑफ एप्पल इन दिस केस, तो कितने जीन्स हो गए टू डिटरमाइन साइज ऑफ एप्पल। जीन्स हो गए तो कौन से अलील्स हो गए, वो डोमिनेंट हो गए, रिसेसिव अलील्स हो गए विच विल डिटरमाइन द बिग साइज ऑफ एप्पल। और जीन्स पता करने के बाद हम ये भी पता करेंगे कि वो जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। वो पता करने के बाद हम ये भी पता करेंगे कि वो क्रोमोसोम के कौन से पोजीशन या लोसाई पे प्रेजेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी बाय क्यूटीएल मैपिंग। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ स्टार्टिंग टू एंड ये लेक्चर देखना है, ठीक है, वरना कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने लिखा है बट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आई हैव रैंडमली टोल्ड क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2 हैविंग जीन्स बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और क्या दिया, डिफरेंट प्लांट्स और स्पीशीज ऑफ एप्पल्स में हैव साइज ट्रेट्स जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड लोसाई और पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। तो अलग अलग एप्पल के जो स्पीशीज हो गए, वो स्पीशीज के अंदर जो ये बड़े साइज वाली जो जीन का ट्रेट होगा वो अलग अलग क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट हो सकता है, अलग अलग लोकेशन या फिर लोसाई ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। मान के चलो आपको केसर वाला जो मैंगो है उसके ऊपर ही मुझे काम करना है, तो बड़े साइज का जो केसर मैंगो होगा उसके अंदर जितने भी जीन्स कंट्रीब्यूट करते होंगे टू डिटरमाइन बिग साइज ऑफ दैट मैंगो, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो क्रोमोसोम के ऊपर भी अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वो हमको तो नहीं पता, तो पता करने के लिए मुझे क्यूटीएल मैपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। नीचे दिया है देन हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू एप्पल साइज। What will be the position or loci of those genes on the chromosome which contributes to apple size? Or which genes are present on which chromosomes which will contribute to the apple size? ये हम कैसे पता करेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ये कहानी वाले फॉर्म में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही तरीका तो मुझे मिला इसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि इसके ऊपर आप पूरा इंटरनेट ढूंढ मारो, इसके ऊपर आपको नहीं मिलने वाला कुछ, ठीक है। सो वी कैन डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस थिंग्स बाय क्यूटीएल एनालिसिस। QTL analysis in simple terms, it is a statistical method that links phenotypic and genotypic data in an attempt to find out genetic basis of variation between two parents for complex or quantitative traits। ठीक है, तो जैसे जैसे लेक्चर का एंड होते जाएगा आपको ये डेफिनेशन जो है ये पता लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए टू परफॉर्म क्यूटीएल एनालिसिस प्रोसीजर। दो इंडिविजुअल्स लेने हैं और दोनों इंडिविजुअल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे डिफर होने चाहिए। जैसे आप मेंडल के केस में भी पढ़ते हो कि पेरेंट और अगर टॉल हुआ कैपिटल टी, तो ड्वार्फ पेरेंट को उसका उल्टा कैरेक्टर लेना या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है विच इज स्मॉल टी। वैसे अगर मैं बड़ा एप्पल लूं तो दूसरा वाला मुझे हाइब्रिड नहीं लेना है, फिर दूसरा वाला मैं स्मॉल लूंगा, उल्टा ऑपोजिट चाहिए मुझे फिनोटाइप। तो P1 अगर बड़े साइज का एप्पल है तो P2 कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज का एप्पल। तो ऐसे तो मुझे पहले दो इंडिविजुअल्स लेने हु विल डिफर इन द फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल P1 इज बिग साइज एप्पल एंड P2 इज स्मॉल साइज एप्पल इन दिस केस। दूसरी बात मुझे पता होनी चाहिए मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में। तो आप चाहे कोई भी स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो प्लांट ब्रीडिंग करने से पहले, क्यूटीएल एनालिसिस करने से पहले मुझे नॉलेज चाहिए मॉलिक्यूलर मार्कर का। अगर मॉलिक्यूलर मार्कर का नॉलेज नहीं है तो आप क्यूटीएल प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मान के चलो मुझे एक अननोन ऑर्गेनिज्म या फिर अननोन प्लांट स्पीशीज के ऊपर मुझे स्टडी करना है और मुझे उसका ब्रीडिंग करवाना है, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है मॉलिक्यूलर मार्कर की, तो फिर आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आप क्यूटीएल फाइंड आउट नहीं कर सकते।
तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जीनोटाइपिंग से उसका पूरा सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। फिर हमको वो एसएनपीस जो है या मॉलिक्यूलर मार्कर जो है आरएफएलपी, आरएपीडी, एसएनपीस, उनको एनालाइज करके रख लेना पड़ेगा और फिर जो मैप है वो मेरे पास रेडी होना चाहिए। उसके बाद ही वो मॉलिक्यूलर मार्कर को मैं वो स्पीशीज का जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उसको यूज करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ टू फॉर्म या फिर टू परफॉर्म क्यूटीएल एनालिसिस। ठीक है, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मार्कर की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स, फॉर एग्जांपल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, आरएपीडी, इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स है। तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हम जीनोटाइपिंग से उसके इंफॉर्मेशन जो है ये निकालेंगे। किसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे? जिनको हमको स्टडी करना है, तो स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट की हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे जीनोटाइपिंग से मॉलिक्यूलर मार्कर्स की। ठीक है, ये आपको दिखा जीनोटाइपिंग इन द स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट। अभी ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये जो बोरिंग टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने बनाया है। जितना हो सके उतना मैंने क्या किया है, इसको इंटरेस्टिंग बनाया। यहाँ पे एक वैरायटी है बिग एप्पल की जिसको हम बोलते हैं गैम हॉन्ग, ये 400 ग्राम का होता है। एक और वैरायटी है स्मॉल साइज के एप्पल की जिसको हम बोलते हैं समर ड्रीम, ये लगभग 200 ग्राम का होता है। ठीक है, हमने ये कंसिडर किया था समझने के लिए कि कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल डी की वजह से बिग साइज एप्पल मिलता है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल डी की वजह से स्मॉल साइज एप्पल मिलेगा, और मीडियम के लिए कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रेट में कोई ना कोई अलील जो है या फिर अलील जो है आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं ये चारों की वजह से मुझे अगर 400 ग्राम मिल रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक कैपिटल बी जो है ये 100 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये 100 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल डी का ये 100 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये 100 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम काउंट कर सकते हैं ईच अलील का कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन अवर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ही अगर ये 200 ग्राम है तो फिर ये 50 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये अलील 50 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये अलील 50 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और ये अलील 50 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और ये लॉजिकल भी है कैसे, अगर कैपिटल बी 100 ग्राम के लिए कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल डी 100 ग्राम के लिए कंट्रीब्यूट करता है, स्मॉल बी आपका 50 ग्राम के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, स्मॉल डी आपका 50 ग्राम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। काउंट करो भाई कितना हो जाएगा, ये 200 और 300, देखो लिख दिया 300। ठीक है, तो F1 जो है आपका मीडियम साइज एप्पल है और ये हाइब्रिड है आपका। फिर ये जो F1 है इसका हम सेल्फिंग करते हैं और टू रेस F2 जनरेशन, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले। यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लांट ब्रीडर या फिर जो फार्मर होगा, he or she is curious to know big size apple genes of Gamhong species on। अगर कोई फार्मर है वो अगर बड़े एप्पल चाहता है तो वो छोटे एप्पल को क्यों ग्रो करने लगेगा या फिर कल्टीवेट करेगा, उसको ही इज इंटरेस्टेड इन कल्टीवेटिंग बिग साइज एप्पल प्लांट्स। तो कैसे उसको पता चलेगा ये हम देखेंगे। तो पहले तो मुझे ये पता करवाना होगा कि जो बिग साइज एप्पल के जो जीन्स है वो कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रोमोसोम 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। मैंने ये बी और डी बोला वो भूल जाओ आप, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए पहले से आपको बोल दिया मैंने। लेकिन मान के चलो आप पूरा नए से वापस से कुछ कर रहे हो, आपको नया एक फ्रूट लेना है और उसका मुझे ये पता करवाना है कि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रीब्यूटिंग बिग साइज ऑफ दैट फ्रूट, तो कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा। वो अगर प्रेजेंट है तो कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो भी मैं फाइंड आउट करूंगा। और अगर वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर्स पे तो वो कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे कौन से पोजीशन या लोसाई पे प्रेजेंट है ये मैं फाइंड आउट करूंगा। इससे मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जीन विच इज गिविंग अस बिग साइज फ्रूट। ठीक है, आराम से देखना, बहुत इजी है। So that once he gets this information, he or she can later produce many big apples of Gamhong species। मुझे इसके बारे में ही चाहिए इंफॉर्मेशन, उसको सिर्फ Gamhong species के ही जो एप्पल्स है वो कल्टीवेट करने हैं। तो वो चाहता है कि मैं जब भी प्लांट को कल्टीवेट करूं तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ चांस में
सारे के सारे बड़े साइज के एप्पल ही चाहिए, मुझे स्मॉल साइज के एप्पल नहीं चाहिए। उसे कंफर्म हर एक प्लांट कल्टीवेट होने के बाद बड़े साइज के एप्पल ही चाहिए। उसको लैंड वेस्ट नहीं करनी है बाय कल्टीवेटिंग स्मॉल एप्पल्स। इससे वो रिच हो जाएगा, क्योंकि जितना एप्पल का साइज होगा उतना वेट होगा, और वेट की वजह से फिर वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। ठीक है, एक ही पेड़ पे इतने बड़े एप्पल्स अगर वो कल्टीवेट कर लेगा तो उसका जो यील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे आपको वो ज्यादा बेच सकेगा, उसको ज्यादा केजीज बेच सकेगा। ठीक है, बट करंटली वी ओनली हैव इंफॉर्मेशन अबाउट SNP। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो आप कल्टीवेट करना चाहते हो उसके प्लांट के स्पीशीज के बारे में आपको मॉलिक्यूलर मार्कर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ गैमहोंग स्पीशीज को कल्टीवेट करना, तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो गैमहोंग स्पीशीज की भी होनी चाहिए। और प्लांट जो है, पेरेंट प्लांट्स हमने दो ले रखे हैं, एक गैमहोंग है और एक समर ड्रीम है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले ही P1 P2 जो है उसके साथ मुझे क्रॉस करना पड़ता है। एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा स्मॉल साइज्ड एप्पल होना चाहिए, ये तो मुझे करना ही पड़ता है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूलर मार्कर्स की फॉर गैमहोंग ऑल्सो एंड ऑफ समर ड्रीम स्पीशीज ऑल्सो। ठीक है, अभी अगेन कंसिडर कर रहे हैं हम मॉलिक्यूलर मार्कर इन दिस केस या फिर इन दिस लेक्चर SNPs। ये RFLP भी हो सकता है, RAPD भी हो सकता है। SNPs जो है ये यूजुअली ज्यादा फायदेमंद पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो नंबर है जीनोम के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है और हाईली पॉलीमॉर्फिक भी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गैमहोंग और समर ड्रीम स्पीशीज के अंदर जितने भी SNPs आते होंगे उसका मैंने पहले से ही इंफॉर्मेशन निकाल के रख दिया है बाय जीनोटाइपिंग टेक्निक। ठीक है, SNP इज single nucleotide polymorphism. It is most common form of DNA sequence variation between alleles which may also result in altered protein and ultimately altered phenotype. ये आपको अगले स्लाइड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, but we don't know which SNP is contributing to big apple size and which SNP for small apple size. तो अगर SNP अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे SNP नंबर 1 अगर मैं लूं तो इसको अगर मैं रैंडमली लिख देता हूं ATC और ये है आपका TAG इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम अगर होगा तो यहाँ पे समवेयर अराउंड या 3 प्राइम 5 प्राइम होगा। तो ऐसे इस तरीके से इसके जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंजेस आएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूं AC और TG। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं T के जगह पे G से मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे C लिख दिया। ठीक है, तो SNP और SNP2 में देखो क्या अंतर है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से ये चेंज हो गया। इसकी वजह से मान के चलो जो प्रोटीन मिलता होगा वो बिग साइज्ड प्रोटीन मिलता होगा एप्पल के लिए, और ये जब मेरा ट्रांसलेट होता होगा ट्रांसलेशन के अंदर, तो इसकी वजह से सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से मेरा जो प्रोटीन बन रहा होगा वो अल्टर हो गया होगा, और इसकी वजह से मान के चलो ये स्मॉल साइज प्रोटीन मिलेगा आपको, तो स्मॉल साइज एप्पल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मिलियंस में आपके SNPs होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग SNP, अलग अलग जीन्स के अलग अलग SNPs। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम हैज अराउंड 1.42 मिलियन SNPs। ऐसे ही प्लांट स्पीशीज का जो है आपका गैमहोंग और समर ड्रीम भर भर के SNPs हो गए, और अभी तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा SNP क्या कर रहा है। हो सकता है कोई SNP इन्वॉल्व है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, कोई SNP इन्वॉल्व है बड़े साइज एप्पल के लिए, कोई है छोटे साइज एप्पल के लिए, कोई है आपके एप्पल के स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको आइडिया नहीं कुछ, आपको तो सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरे पास मॉलिक्यूलर मार्कर का पूरा क्या है भंडार पड़ा हुआ है, और मुझे अभी तक कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सा SNP कौन से ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हमको अभी तो नहीं पता फार्मर को कि कौन सा SNP कंट्रीब्यूट कर रहा है बिग एप्पल साइज के लिए और कौन सा SNP कर रहा है स्मॉल एप्पल साइज के लिए। हमने तो ये समझने के लिए रैंडम सीक्वेंस यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा SNP कंट्रीब्यूट कर रहा है बिग साइज और कौन सा SNP कर रहा है स्मॉल साइज। तो देखो अभी
तो ये तो हमने देख लिया था कि P1 P2 पहले तो दो पेरेंट्स लेंगे, दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर P1 मेरा गैमहोंग स्पीशीज है और जो एप्पल है ये 400 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आपका समर ड्रीम है ये छोटा साइज का एप्पल का वैरायटी है और ये 200 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इनके क्रॉसिंग से मेरे पास F1 हाइब्रिड आएगा, ये 300 ग्राम बनाता है। ठीक है, अभी होता क्या है, वैसे ही जब आप मेंडल की स्टडी करते हो तो F1 का आप सेल्फिंग करा देते हो, फिर F2 मिलता है, वही हम करेंगे। ये देखो, तो मैंने क्या किया, F1 का जब मैं सेल्फिंग कराता हूँ, F1 का सेल्फिंग, तो यहाँ पे तो हमने कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल डी सॉरी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल बी डी और स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, और यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका सेल्फिंग किया होगा। तो अभी यहाँ पे आपको पता है कि जो रेशियो ये बहुत लंबा चौड़ा आएगा जीनोटिपिक का, 1:1 2:4 1:1, ठीक है। इससे जो है चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अपने लिए, तो हमको जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। इसीलिए हम कंसिडर करके चल रहे कि रेशियो जो है मोनो हाइब्रिड वाला आया होगा, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, वरना ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा टॉपिक। तो मान के चलो कि अभी के लिए कंसिडर करके चलो कि भाई ऐसा मेरा केस होगा, कैपिटल बी कंसिडर करके चल रहा हूँ और स्मॉल बी कंसिडर करके चल लो, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि कोई चारा नहीं है ये, वरना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो P1 P2 ये है F1 का जब मैं सेल्फिंग कराता हूँ तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल, ठीक है। तो आपको सॉरी ये कितने बार आएगा, ये तो 2 बार आएगा ना, ये कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। तो ये मीडियम के मिलेंगे, मीडियम साइज एप्पल, बिग साइज एप्पल मिलेगा ये, और ये स्मॉल मिलेगा, ठीक है, इन द रेशियो 1:2:1। तो मीडियम वाले 2 मिलेंगे, एक बड़ा मिलेगा एक छोटा मिलेगा, ठीक है। हालांकि हमको ये डायहाइब्रिड कंसीडर करना था इन दिस केस, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो अगर मुझे छोटा वाला चाहिए तो मैं ये जानबूझकर ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ, डी वाले को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वही रेशियो आपको मिला है, बिग साइज एप्पल मिला है 1, मीडियम साइज एप्पल मिले हैं 2 और एक छोटा एप्पल मिला, तो 1:2:1 आपको रेशियो मिला, ठीक है। फिर नीचे लिखा है कंसीडर 1:2:1 रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, और ये रेशियो आपका वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीन्स, जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस का मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखा दिया, ट्राइहाइब्रिड का तो और लंबा होगा रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने समझने के लिए 1:2:1 ले लिया, मोनो हाइब्रिड का F2 का रेशियो ले लिया हमने। फिर इसके बाद मान के चलो अभी 1:2:1 है, तो कंसीडर करके चलो इसने नंबर ऑफ प्लांट्स किसने रेस किए, बिग साइज के एप्पल उसने रेस किए 100, मीडियम साइज के एप्पल उसने रेस किए 200 और स्मॉल साइज के रेस किए 100, तो 1:2:1 रेशियो आएगा, ठीक है, 1:2:1 का रेशियो है। इसके बाद नाउ वी विल एनालाइज बिग एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल्स फॉर SNPs, ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ छोटे और बड़े साइज के जो एप्पल से सिर्फ उसको एनालाइज करना है, मीडियम साइज्ड एप्पल या फिर जो हाइब्रिड एप्पल से F1 वाले उनको एनालाइज नहीं करना, क्योंकि देखो हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है यहाँ पे, बिग साइज्ड एप्पल को पाना। तो बिग साइज एप्पल के लिए कौन सा SNP इन्वॉल्व है ये हमको चाहिए। हाइब्रिड में तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, बड़े साइज का SNP भी चले जाएगा उसके अंदर और छोटे साइज का SNP भी चले जाएगा, तो इससे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीजें, इससे तो समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन से SNP के जैसे बड़ा साइज मिल रहा है, कौन से SNP के जैसे छोटा साइज मिल रहा है, क्योंकि F1 के अंदर तो मिक्सचर होगा ना SNP का, SNP1 भी हो सकता है, SNP2 भी हो सकता है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि SNP1 रिस्पॉन्सिबल है बड़े साइज के एप्पल के लिए या SNP2 रिस्पॉन्सिबल है बड़े साइज के एप्पल के लिए, या फिर कौन सा SNP स्मॉल साइज के लिए मिल रहा है, तो ये तो आपको पता नहीं चलेगा F2 से, आपके सॉरी हाइब्रिड प्लांट से। इसीलिए हम मीडियम साइज का जो एप्पल प्लांट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर QTL डिटर्मिनेशन, समझ में आपको लॉजिक, इसलिए हाइब्रिड को हम इस्तेमाल नहीं करते फॉर QTL मैपिंग। यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, तो ये हमने देख लिया, वही इसके अंदर दे रखा है मैंने। सो वी डोंट एनालाइज हाइब्रिड फॉर QTL डिटर्मिनेशन। तो जो मैंने SNP लिखा था पिछले स्लाइड में, वही मैंने यहाँ पे रिपीट लिख दिया है कि मान के चलो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये SNP1, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और मान के चलो ये SNP या फिर जो इतना हिस्सा होगा ये जब ट्रांसलेट होता होगा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो ऐसा प्रोटीन मिलता है कि जिसके वजह से जो एप्पल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बिग साइज एप्पल प्लांट से 100 में से 80 जो है उनके पास SNP1 है, और कंसीडर करके चलो ये क्रोमोसोम नंबर 1 में, मान के चलो ये जो है SNP1 इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, और SNP2 जो है ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 पे लोकेटेड है। ठीक है, हमने जब क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मुझे F1 मिला, F1 की क्रॉस करने के बाद F2 मिला, और फिर मैंने जब ये 100 बड़े एप्पल्स की स्टडी की तो मुझे एक चीज कॉमन देखने को मिली कि मान के चलो 80 में से 100, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बिग साइज एप्पल के पास क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये SNP देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ये SNP और बड़े साइज के बीच में। वैसे ही मैंने क्या किया, छोटे साइज एप्पल प्लांट्स जो कि मुझे अगेन कितने मिल रहे थे, 100 मिल रहे थे, मीडियम साइज को तो मैंने इग्नोर कर दिया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये 100 में से आपके जो छोटे साइज के एप्पल थे उसमें भी हमने मेजॉरिटी ऑफ, जब स्मॉल प्लांट्स की स्टडी की थी तो मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल साइज एप्पल प्लांट्स आर आल्सो हैविंग अनदर SNP विच इज SNP2 ऑन क्रोमोसोम 1। तो इससे भी आपको आइडिया आ रहा है कि कुछ SNP2 का लॉजिक रहा होगा टू डिटरमाइन स्मॉल साइज। तो बड़े साइज के लिए SNP1 इन्वॉल्व हो सकता है, SNP2 इन्वॉल्व हो सकता है फॉर स्मॉल साइज। अभी भी हमको वो क्या करना है, कंफर्म करना है कि क्या ये वाकई में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे SNP1 जो है यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आता है, जैसे कि मान के चलो ये यहाँ पे चेंज आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, चेंज आया, इसकी वजह से कुछ अल्टर प्रोटीन बन गया होगा। और अल्टर प्रोटीन जब बनता है तो कंसीडर करके चलो कि ये सीक्वेंस से जब प्रोटीन बनता होगा तो वो छोटे साइज का एप्पल जनरेट करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी क्या होगा, हमको ये पता है कि कौन सा SNP आपका, या फिर वी विल नो दैट विच SNP of which gene on which chromosome and at which loci or position of chromosome contributes to big and small size of apple। अभी अगर हम मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स की स्टडी करें तो बिग साइज प्लांट्स में आपके SNP1 मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और कौन सा जीन इन्वॉल्व है ये भी आपको पता चल जाएगा, वो SNP के अराउंड जो आपका जीन होगा। वैसे ही आपका स्मॉल साइज एप्पल जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे है और उसका कौन सा जीन है, उसका कौन सा पोजीशन है, ये भी हमको पता चल जाएगा। ये तो हमको SNP से पता चल रहा है ना, कि जब हमने बिग साइज के एप्पल को स्टडी किया तो SNP1 हमको पता चल गया कि वो कौन से क्रोमोसोम पे है, वो कौन से जीन का है, ये भी हमको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है जीनोटाइपिंग से। तो वो कौन से क्रोमोसोम पे है ये भी पता चल जाएगा, और कौन से पोजीशन पे ये भी पता चल जाएगा बाय स्टडिंग SNP। एंड विच SNP इज कंट्रीब्यूटिंग टू बिग एंड स्मॉल साइज ऑफ एप्पल, ये भी आपको पता चल जाएगा। नोट, वी हैव जस्ट कंसिडर वन SNP फॉर सपोज वन जीन। यहाँ पे अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो कैपिटल B जीन हमने ले रखा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान के चलो सिर्फ B जीन का SNP आपको पता चल गया है। अगर आप D का पढ़ते तो D का भी SNP होता दूसरे जीन का। और अगर 3 जीन्स अगर आप पढ़ते हैं, मान के चलो 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है साइज ऑफ एप्पल के लिए, मान के चलो B D E, तो वो B जीन का भी एक SNP होगा कोई और क्रोमोसोम पे, D जीन का भी कोई SNP होगा क्रोमोसोम दूसरे पे, और E जीन का भी SNP होगा कोई और क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो अलग अलग जीन के अलग अलग SNP हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग साइज ऑफ एप्पल, और हर एक जीन का एक SNP हो सकता है या फिर उससे ज्यादा SNP हो सकते हैं। लेकिन जब हम मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई 80 प्लांट्स मैंने एनालाइज कर लिए और यही SNP मुझे देखने को मिल रहा है ये जीन का,
यही एसएनपी मुझे मिल रहा है ये जीन का, यही एसएनपी मुझे देखने को मिल रहा है ये जीन का, तो कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो एसएनपीस है अलग अलग जीन्स के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग साइज एप्पल। वैसे स्मॉल का भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नीचे लिखा है इफ वी आर गेटिंग सेम एसएनपीस इन मोस्ट ऑफ द बिग साइज एप्पल, तो हमको मान के चलो एसएनपी 1 मिल रहा था, एसएनपी 1 मिल रहा था 80 में से 100 बड़े साइज के एप्पल वाले प्लांट्स के अंदर आपको एसएनपी मिल रहा था, कौन सा, एसएनपी 1। We can also say that these SNPs are linked to big size trait of interest. Since linked genes passed into next generation as it is without any recombination, अगर completely linked genes हुए, तो अगर आपने linkage पढ़ा होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि लिंकेज का भी पहले तो जो लेक्चर है ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर लिंक जीन्स हो गए और कंप्लीटली लिंक जीन्स अगर हुए, सो द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर सो close to each other that the chances of recombination between these two genes is very less, ठीक है। तो अगर इसको मैं जीन 1 कंसिडर करके चल लूं और इसको जीन 2 कंसिडर करके चलूं, तो जो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन होते हैं बिटवीन दिस टू जीन्स, ये बहुत ही क्या हो जाएगा, जो चांस है रिकॉम्बिनेशन का ये बहुत ही आपका कम हो जाएगा। अगर कंप्लीटली लिंक्ड है तो होगा ही नहीं आपका रिकॉम्बिनेशन, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस प्रेजेंट है या इनकम्प्लीट लिंकेज है तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा जीन के बीच में और रिकॉम्बिनेशन के वजह से फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका मार्कर जो है SNP1 वो अगर लिंक्ड है, मार्कर अगर लिंक्ड है, इसके साथ लिंक्ड है टू अवर क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई दैट इज बिग साइज्ड एप्पल ट्रेट, then their distance should not be more than 5 centimorgan। अगर मेरा SNP मार्कर जो कि ये है SNP1, जो कि हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये इसके वजह से ही मुझे बिग साइज का एप्पल मिल रहा है। जब मैंने बड़े साइज के एप्पल्स को स्टडी किया तो 80 एप्पल 100 में से 80 एप्पल के पास SNP1 है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि SNP1 की वजह से बड़े साइज के एप्पल मिलता है। तो यहाँ पे जब भी आप QTL की स्टडी करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मार्कर इन्वॉल्व होगा वो मार्कर जब मेरे क्वांटिटेटिव ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो लिंक्ड होगा तो उनका डिस्टेंस जो है दोनों का वो 5 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ तो फिर हम ये वाले SNP को यूज नहीं करेंगे फॉर आवर QTL एनालिसिस। इसके जगह पे कोई और SNP की हम स्टडी करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ SNP1 ही मेरे QTL के साथ लिंक्ड है, इसके अलावा बहुत सारे हो गए SNP2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा SNP को यूज करेंगे जो कि QTL के साथ या फिर जो अपना ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज बिग साइज एप्पल इन दिस केस, तो ऐसा SNP लेंगे जो अपने ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत ही नजदीक हो जाए। जितना नजदीक हो सके उतनी अच्छी बात है, क्योंकि अगर बहुत दूर अगर मैंने ले लिया तो फिर हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाए, और रिकॉम्बिनेशन अगर हो जाए, मान के चलो रिकॉम्बिनेशन इसके अंदर हो गया, तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो जाएगा, QTL आपका शिफ्ट हो जाएगा, कोई और जगह चले जाएगा वो, और SNP कोई और जगह चले जाएगा। तो फिर अगेन इससे क्या हो जाएगा, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे फिर कि क्या चीजें चल रही है, ठीक है। और फिर अगर आपको बिग साइज एप्पल चाहिए था तो वो तो दूसरे जगह पे चले गया, दूसरे क्रोमोसोम पे चले गया, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। आपको हर एक ब्रीडिंग के बाद क्या चाहिए, बड़े साइज का एप्पल चाहिए। सो वी शुड बी श्योर दैट आफ्टर एवरी जनरेशन वी शुड इनहेरिट दिस QTL थिंग। हर एक जनरेशन के बाद मुझे ऐसा होना चाहिए कि यही QTL वही क्रोमोसोम नंबर वही क्रोमोसोम के पोजीशन पे आगे भेज दिया जाए। अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो फिर हाइब्रिड बनेगा आपका, हाइब्रिड नहीं चाहिए मुझे सिर्फ बिग साइज के एप्पल प्लांट चाहिए। तो मुझे एज इट इज ऐसा का ऐसा, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मुझे हर एक जनरेशन में भेजना है। जो कॉम्बिनेशन है मुझे ऐसा का ऐसा ही एज इट इज भेजना है अगले जनरेशन में, तो ही मुझे ये चीज मिल पाएगी बिग साइज एप्पल वाली। वरना हर एक प्लांट जब कल्टीवेट होगा तो अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फिर कोई बिग साइज बना रहा होगा, कोई मीडियम बना रहा होगा, कोई स्मॉल बना रहा होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से भाई QTL दूसरी जगह पे चले गया, इससे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
हम चाहते हैं कि क्यूटीएल एक ही जगह पे जाए, एक ही जनरेशन में जाए, इसीलिए हम ऐसे मार्कर्स को स्टडी करते हैं विच इज लिंक्ड टू क्यूटीएल और दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमॉर्गन से कम होना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड रिकॉम्बिनेशन चांस। एंड आफ्टर एवरी कल्टीवेशन वी विल गेट बिग साइज्ड एप्पल प्लांट्स, ठीक है। तो देखते हैं, और 2-3 स्लाइड ही है, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे SNP1 क्या लिखा है कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमॉर्गन से कम होना चाहिए। और क्या लिखा है कि ये दोनों जो है मार्कर और आपका क्यूटीएल ये लिंक्ड है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मार्कर। तो मार्कर और क्यूटीएल के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमॉर्गन से कम होना चाहिए। इट मीन्स दैट दे आर लिंक्ड, डिस्टेंस कम है। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकता है आपका, 50%। तो ये जो है ये लिंक्ड है आपके, और ऐसे के ऐसे ही फिर वो अगले जनरेशन में भेज दिए जाएंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमॉर्गन ये बहुत कम है, तो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस है। तो ये अच्छी बात है कि आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ द कल्टीवेशन आपको बड़े साइज के एप्पल ही मिलेंगे। So your marker should be linked with your QTL and thus getting passed as it is pass होगा in most of the big sized apple plants। और यही हुआ होगा जो ये 100 में से 80 में आपको बड़े साइज के एप्पल प्लांट्स मिल रहे थे, उसके अंदर यही हुआ होगा कि ये एज इट इज QTL जो है इनके 80 वालों के बीच में एज इट इज गया होगा। तो 20 वाले के इसमें क्यों नहीं गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा। रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये दूसरे जगह पे भाग गया आपका QTL, इसकी वजह से बड़े साइज के एप्पल आपको नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एज इट इज ऐसा का ऐसा QTL आगे जाए हर एक जनरेशन में, तो ही मुझे बड़े साइज के एप्पल मिलेंगे। अगर इनके बीच में मार्कर और QTL के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ तो फिर मुझे बड़े साइज का एप्पल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वही लिखा है कि 80 का हिसाब तो मैंने देख लिया, लेकिन 20 में जो मुझे बड़े साइज के एप्पल प्लांट्स नहीं मिल रहे थे, उसका मतलब यह है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा बिटवीन SNP1 एंड QTL, ठीक है। और कहते हैं दिस सिलेक्शन ऑफ QTL और डिजायर्ड ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग मार्कर SNP, RFLP, RAPT कोई भी हो सकता है मार्कर। दिस सिलेक्शन ऑफ QTL यूजिंग मार्कर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। एडवांटेज ऑफ मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन क्या है, इट विल सेव टाइम टू सिलेक्ट डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो पहले क्या होता था, जो पुराने जमाने में जो फार्मर्स थे वो एक एक प्लांट, एक एक सीड को क्या करते थे, वो एक एक सीड को फिर वो क्रॉस करके फिर प्लांट्स ग्रो होने की का इंतजार करते थे। फिर उनको पता चलता था कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे तो बड़ा साइज का प्लांट चाहिए, एप्पल चाहिए था, ये छोटे साइज का हो गया। फिर वो रिपीटेड क्या करते थे, उसको क्रॉसिंग से वो देखते थे कि अभी मिल जाए अभी मिल जाए, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको। अगर मुझे ये पता चल जाए कि बड़े साइज का जो एप्पल है वो कौन से जीन पे या फिर उसके कितने जीन्स है, ठीक है, उसके साथ साथ वो जीन्स कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, और जो मार्कर कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर दैट बिग साइज्ड एप्पल वो कितने डिस्टेंस पे मौजूद है फ्रॉम योर क्वांटिटेटिव ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर क्रोमोसोम। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए। जैसे ही मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चल गई तो अभी तो काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से आपका काम आसान हो जाएगा। फिर मुझे जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, रिपीटेड फिर ये जो 80 प्लांट्स हो गए इनको मैं कल्टीवेट करूंगा। तब तक कल्टीवेट करूंगा जब तक पूरी तरीके से मेरे हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते। कब तक कल्टीवेट करोगे, टिल यू गेट मेजॉरिटी ऑफ होमोजाइगस कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, कौन से वाले, ऑफ पेरेंट प्लांट इन कल्टीवेटेड डॉटर प्लांट, ठीक है। तो हम तब तक इसको आपका कल्टीवेट करेंगे जब तक मुझे नियर होमोजाइगस थिंग नहीं मिल जाता इन डॉटर प्लांट्स,
ठीक है, इसका मतलब ये अभी जितने भी कैरेक्टर्स होते होंगे पेरेंट प्लांट्स के वो सारे अभी ये आपको दिखाने लग जाएगा विथ एवरी कल्टीवेशन। ऐसा नहीं है कि फिर अभी मुझे एक में स्मॉल मिल रहा है फिर एक कल्टीवेशन करने के बाद बड़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिर मेजोरिटी ऑफ द कल्टीवेशन में फिर आपको बड़े साइज के ही एप्पल्स के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है अब तक? ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ता था, हमको बार बार उसको क्रॉसिंग करना पड़ता था, फिर उसको वेट करना पड़ता था, फिर हमको देखने को मिलता था कि भाई ये गलती हो गई, फिर और एक बार इसको क्रॉस करो तो बहुत टाइम लग जाता था। अगर मैं ये पता करवा लूं कि कौन सा एसएनपी इन्वॉल्व है और वो कौन सा लिंक्ड है विथ योर क्यूटीएल, तो मैं सीधा वही प्लांट्स को क्या करूंगा, बार बार रिपीटेड क्रॉसिंग से बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स में बना लूंगा, तो इससे तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहले जो मैं करता था F1 बनाओ, F2 बनाओ, F3 बनाओ, उसको एनालाइज करो, तो इसको तो बहुत टाइम लगता था। अगर मैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से ये इंफॉर्मेशन पूरी ले लूं और मुझे ये पूरा पता चल जाएगा कि भाई 80 प्लांट्स में ये पूरा मेरा जो क्यूटीएल है उसके साथ कोई मॉलिक्यूलर मार्कर लिंक्ड है, तो मैं यही इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। मैं क्यों वापस से F1 बनाओ, F2 बनाओ, F3 बनाओ, एक बार में ही मुझे मिल जाएगा रिजल्ट। जो मैं मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वो एक ही बार में मिल जाएगा, तो इतना ज्यादा टाइम जो है आपका बच जाएगा। ठीक है, सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो मार्कर है आपका वो लिंक्ड होना चाहिए विथ योर डिजायर्ड ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 5 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, वरना रिकॉम्बिनेशन से फिर गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपको बड़े साइज के एप्पल प्लांट्स नहीं मिलेंगे। और क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएस में, एक तो हमने देख लिया कि दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस 5 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मान के चलो कि आपके पास 2 मार्कर है, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मान के चलो कि 2 मार्कर है। नेबरिंग वाले मार्कर की हम अगर बात करें तो कोई मार्कर आपका इससे दूर भी हो सकता है। ठीक है, नेबरिंग वाला मार्कर है, मान के चलो SNP3, मान के चलो SNP1 SNP3 दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर बिग साइज एप्पल, और ये दोनों कैसे है, लिंक्ड है विथ योर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज बिग साइज एप्पल इन दिस केस। तो ये मार्कर 1 और 2 अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं फॉर क्यूटीएल एनालिसिस, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ये कलेक्टिवली इट शुड बी लेस देन 20 सेंटीमॉर्गन, 20 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। आइडियल मार्कर क्या क्या होने चाहिए फॉर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, पहले तो इजी टू बी रिकॉग्नाइज होने चाहिए, दूसरा है उनका अबंडन ज्यादा होना चाहिए। तो एसएनपीस का अबंडन सबसे ज्यादा होता है जीनोम के अंदर, इसलिए उसको बेस्ट माना जाता है फॉर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या फिर क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई डिटर्मिनेशन। पॉलीमॉर्फिक होने चाहिए, जैसे कि आरएफएलपी, एसएनपी, सभी एसएनपी सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से वो नया एसएनपी हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस में एसएनपीस होते हैं, तो जितने एसएनपीस पॉलीमॉर्फिक हो गए उतना अच्छा है। जैसे कि SNP1 हमने इस लेक्चर में बात किया कि SNP1 की वजह से बिग साइज मिल रहा है और SNP2 की वजह से स्मॉल साइज मिल रहा है। तो वो एसएनपीस जो अलग अलग थे, वो अलग अलग एसएनपीस की वजह से क्या हो रहा था, अलग अलग फिनोटाइप मिल रहा था। एक SNP1 के कॉम्बिनेशन की वजह से बिग साइज मिल रहा है, एक SNP2 के कॉम्बिनेशन की वजह से स्मॉल साइज मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए, वो सेम रिजल्ट देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आपका जो एक और बिग साइज का जो एप्पल प्लांट होगा उसमें SNP1 की जगह पे SNP2 हो जाए जो छोटे एप्पल साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है आपको। SNP1 हमने कंसीडर किया था कि बिग साइज ऑफ एप्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और SNP2 जो है वो स्मॉल साइज ऑफ एप्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फिर कि कोई प्लांट में SNP2 के वजह से बड़े साइज का एप्पल मिल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये सेम रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। SNP1 शुड ऑलवेज रिजल्ट इन बिग साइज एप्पल एंड SNP2 शुड ऑलवेज रिजल्ट इन स्मॉल साइज एप्पल। ठीक है, अगर ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग दिखाएगी कॉम्बिनेशन तो वो नहीं चलेगा। फिर लेसर इंटरेक्शन होना चाहिए ऑफ योर मॉलिक्यूलर मार्कर्स विथ योर अदर मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो SNP1 जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो SNP2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहा है या निगेटिवली इंटरेक्ट कर रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे फिर जो काम है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने दे रखा है। आफ्टर एनालाइजिंग मेनी बिग साइज एंड स्मॉल साइज प्लांट्स,
हमको ये पता चल गया कि भाई क्रोमोसोम SNP1 जो है इसका लोकेशन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। तो SNP से हमको ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई एनालिसिस से कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 का SNP है। ये तो हमको ऑलरेडी पता चल गई थी जब हमने जीनोटाइपिंग किया था, ठीक है। बस देरी ये बात की थी कि कौन सा SNP इन्वॉल्व है यील्ड के लिए, मतलब बिग साइज के लिए, कौन से SNP डिजीज से रेजिस्टेंस के लिए थे, तो हमको उसका आइडिया नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन तो हमको पहले से पता थी कि कौन SNP1 जो होगा वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, ये तो हमको जीनोटाइपिंग से ही पता लग गया था पहले से ही। सिर्फ ये नहीं पता था कि आपका जो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसा है वो कौन सा है, ठीक है, और ये SNP किसके साथ लिंक्ड है, तो वो हमको आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया था मॉलिक्यूलर मार्कर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जब हमने बिग साइज और स्मॉल साइज के प्लांट्स एनालाइज किए तो हमको ये भी पता चल गया था कि SNP1 जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द बिग साइज एप्पल प्लांट, मतलब 100 में से 80 के पास आपका SNP1 था। वेयर स्मॉल साइज प्लांट्स के पास अनदर SNP था, दैट इज SNP2। तो 100 में से जो 80 प्लांट्स थे उसके पास SNP2 था इन द केस ऑफ स्मॉल साइज एप्पल प्लांट्स। तो यहां से एक ना एक लॉजिक तो बन रहा है कि भाई SNP1 अगर सारे या मेजोरिटी ऑफ द बिग साइज एप्पल प्लांट्स के पास ये SNP1 है तो फिर ये SNP1 का पूरा चांस बनता है कि इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रीब्यूटिंग टू बिग साइज्ड एप्पल। और SNP2 जो है वो अगर मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल एप्पल साइज प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रहा है तो इससे भी ये लॉजिक बनता है कि आपका SNP2 जो है ये कहीं ना कहीं छोटे साइज के एप्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस बात ये था कि कितना प्रोबेबिलिटी बनता है वो मुझे पहले डिटरमाइन करना था, ठीक है। क्या है ये? We can calculate probability score in percentage to determine the chance or probability that SNP1 is linked to our trait of interest। मतलब big size apple जो है आपका ये trait of interest है in this case, and we can also determine the exact position of SNP1 on chromosome 1, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि 80 प्लांट्स, 100 में से 80 प्लांट के पास क्या था, SNP1 था। तो मुझे अभी ये पता करना है कि कितना परसेंट चांस होगा कि SNP1 अगर प्रेजेंट है तो बड़ा साइज का एप्पल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि SNP1 प्रेजेंट है और वहां पे तो आपको स्मॉल प्लांट मिल रहा है या फिर बिग प्लांट नहीं मिल रहा आपको। तो कितना चांस बनता है कि SNP1 जब प्रेजेंट होगा तो बड़ा साइज का एप्पल प्लांट मिलेगा ही मिलेगा, ये हमको पता करवाना है। और ये भी हमको पता करवाना है कि जो SNP1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है, तो वो कितने सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमने जीनोटाइपिंग की उसमें तो हमको सिर्फ क्या मिला है कि कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बस उतना हमको इंफॉर्मेशन मिला। अभी हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता करवानी है, ठीक है, कि कितने सेंटीमॉर्गन पे प्रेजेंट है। अगर SNP1 प्रेजेंट है क्रोमोसोम 1 पे तो एग्जैक्ट पोजीशन इन सेंटीमॉर्गन वो कितना है वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में, तो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। एक्स एक्सिस पे है आपका सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, और वाई एक्सिस पे है आपका प्रोबेबिलिटी स्कोर, और ये हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, SNP1 का। SNP2 की हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि SNP2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल साइज एप्पल के लिए। तो हम सिर्फ बड़े साइज के एप्पल की बात करेंगे क्योंकि हमको बिग साइज एप्पल के बारे में ही जानना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि SNP1 अगर 100 में से 80 बिग साइज एप्पल प्लांट्स के पास 100 में से 80 बिग साइज एप्पल प्लांट्स के पास SNP1 है, तो 20 में तो नहीं है, 20 में नहीं है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से SNP1 दूसरी जगह पे गया होगा। तो जब जब मेरा SNP1 प्रेजेंट होगा, जब मेरा SNP1 प्रेजेंट होगा ये प्लांट्स में, तो कितना चांस बनता है कि मेरा जो प्लांट होगा वो बिग साइज एप्पल ही बनाएगा, कितना चांस होगा। तो देखने को मिला कि 90% प्रोबेबिलिटी बनता है जब मेरा ये SNP
25 सेंटीमॉर्गन पे था, जब मेरा SNP1 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे था ऑफ क्रोमोसोम 1, तब मुझे बिग साइज के एप्पल देखने को मिले। समझ में आया लॉजिक कि जब मेरा SNP1 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे था ऑन क्रोमोसोम 1, तब मुझे 90% की इसमें बड़े साइज के एप्पल देखने को मिले। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा SNP कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होगा, कौन से एग्जैक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा इन सेंटीमॉर्गन, और कौन सा SNP कौन से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा और कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। इससे हमको ये आइडिया जाएगा कि जब जब ये SNP1 25 सेंटीमॉर्गन पे प्रेजेंट होगा ऑन क्रोमोसोम 1, तब मुझे 90% चांस मिलेगा कि मुझे बिग साइज का एप्पल मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये SNP1 मान के चलो, ये SNP1 जो है ये 10 सेंटीमॉर्गन पे प्रेजेंट होता तो कितना चांस बन रहा है मेरा बिग एप्पल बनने का? लगभग 65% प्लान आपको प्रोबेबिलिटी स्कोर मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही आपको देखनी होती है इन दिस केस। तो इन दिस केस इट इज अराउंड 90%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता करवाना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 90% प्रोबेबिलिटी इसका बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका मान के चलो हाँ, मान के चलो मैंने 900 बार 900 टाइम्स कल्टीवेशन किया, तो इन हाउ मेनी कल्टीवेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, इन हाउ मेनी कल्टीवेटेड प्लांट्स बोल देते, कल्टीवेटेड प्लांट्स विल वी गेट बिग साइज्ड एप्पल प्लांट्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोबेबिलिटी स्कोर दे रखा है आपको, तो मैं क्या करूंगा, 90% ऑफ 900 कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, ये 0 गया, 810 प्लांट्स। तो 900 में से 810 प्लांट्स फिर मेरे कैसे हो गए, बिग साइज एप्पल बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैंने अभी डिजाइन किया आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसा और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और बहुत टाइम भी लगा मुझे ये कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि पहले तो ये बहुत ही मतलब अलग तरीके से दे रखा है, अलग अलग बुक्स में, बुक्स ही नहीं पहले बात तो इसके ऊपर जो सरल वे में इसको एक्सप्लेन कर सके। तो मुझे सिर्फ आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लो, क्योंकि अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो इस तरीके से आपके लिए शानदार अगले वाले लेक्चर्स भी आते जाएंगे। जैसे कि इंट्रोग्रेशन आपका बचा हुआ है इसके अंदर, जिससे आपका क्वेश्चन है इस बार फोरग्राउंड बैकग्राउंड सिलेक्शन का, मैपिंग पॉपुलेशन है, फिर आपका जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज है, एसोर्टेटिव मीटिंग है। तो ऐसे जितने भी आपके अलग अलग है, जैसे कि जीन पिरामिडिंग है, तो ये सारे हम कवर करेंगे। एक प्लेलिस्ट में बना लूंगा, प्लांट ब्रीडिंग या फिर एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का बना लेंगे, उसके अंदर मैं ये कवर कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ छोटा सा हेल्प चाहिए आपका, लाइक शेयर आप सब्सक्राइब जरूर करो। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे अंडर, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में आपको सारे के सारे 13 यूनिट का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको इसके अंदर, वो भी 6 महीने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये प्राइस इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों को सपोर्ट मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले इन शिपेस्ट प्राइस इन एंटायर इंडिया। मेरे हाथ में इसके अंदर कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं आता है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वरना मेरे ऑफलाइन क्लासेस तो चलते ही है इन पुणे, तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।